बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। नवेद नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। वादे के मुताबिक EW1 के फ़ौरन बाद EW2 एक साथ अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे राइटिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको वेट ना करना पड़े 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स के दरमियान। तो वहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। हुक हो चुका है। हुक मैंने क्या कहा था? इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द एसे। इट मस्ट बी लाइक अ हुक। When you bait a hook, that is just like baiting a hook, है ना, कि आप जैसे चारा डाल रहे हैं रीडर को कि किसी तरह से रीडर अट्रैक्ट हो और आपके जाल में फंस जाए और मजबूर हो जाए आपका ऐसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ने पर। ये थोड़ी सी चालबाजी आपको दिखानी पड़ेगी अल्फाज का खेल है, जगलरी ऑफ वर्ड्स है। नेक्स्ट थिंग इज़, उसी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, किसी नई चीज़ नहीं है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही आपको देखना होगा बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक से रेलेवेंट चीज़ है। देखिए टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है। बाज़ औक़ात कॉन्टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद, देखो बताता हूँ। सयाक़ व सबाक़ क्या है? देखिए मैंने कमीशन के एग्ज़ाम में जो टॉपिक सेलेक्ट किया था, दैट वाज वेरी इजी एंड वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैनी ऑफ द पीपल। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। अब सुनकर हैरान हो गए होंगे, ये क्या बात कह दी सर ने। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक को लोग समझ ही नहीं पाए, बहुत से लोग। ये क्या भाई, इसके ऊपर हम क्या लिखें? मेरा तो मास्टर्स ही इंग्लिश लिटरेचर में है, तो मैं समझ गया ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। अब मुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है, ओरिजिन पता है, कॉन्टेक्स्ट पता है, कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, किसने कहा है, किस बैकग्राउंड में कहा है, तो लिखना आसान हो गया। ठीक है ना? तो आइडिया एक्सपेंड होता है खुद ब खुद, बशर्त ये कि बैकग्राउंड नॉलेज हो आपके पास और कॉन्टेक्स्ट पता हो। ठीक है ना? तो नंबर 1, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। टॉपिक से रिलेटेड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, बुक्स छाननी पड़ेंगी, किताबें छाननी पड़ेंगी, इंटरनेट पर तलाश करना पड़ेगा। किसी भी तरह से आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, वरना आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। आपको कितनी ही अच्छी इंग्लिश आती हो, आप कितने ही कमांड रखते हो इंग्लिश ग्रामर पर और इंग्लिश राइटिंग पर, अगर टॉपिक से रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है सॉरी, तो आप क्या लिखेंगे? आपके पास तो मटेरियल ही नहीं लिखने, कंटेंट ही नहीं है। लाजमी है कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो। अच्छा, बाज़ औक़ात बाज़ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका ओरिजिन बताना पड़ता है। जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन बताना होगा, है ना? लैंग्वेज किस लैंग्वेज का वर्ड है, कहाँ से आया है, इंग्लिश एक्चुअली कहाँ की लैंग्वेज है, कब से स्टार्ट हुई थी, तो पूरा एक बैकग्राउंड। लाइक टीचिंग के ऊपर आपने पढ़ा होगा, टीचिंग, तो सिंधी में टीचिंग के लिए एक वर्ड है आखुंद। अब आखुंद के मीनिंग क्या है? टीचर। ठीक है ना? यानी हु टीचेस। आखुंद ख्वानदा से निकला है। ख्वानदन का मतलब है ख्वानदन का मतलब है फ़ारसी में टू रीड। ठीक है ना? पढ़ना। और अल्लाह ताला की पहली वही हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही आई थी वो थी इक़रा, पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से जिसने आपको खल्क़ किया। तो अब आप ज़रा सोचिए कि मैं ओरिजिन में चला गया, वर्ड कहाँ से आया, कैसे बना, इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ से निकली, पहली वही थी। तो इस तरह से आपके पास ओरिजिन, बाज़ औक़ात इसकी ज़रूरत पड़ती है या हिस्ट्री, आप हिस्ट्री भी कह सकते हैं इसे। ठीक है ना? इसके अलावा लिंग्विस्टिक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है बाज़ औक़ात।
कि भाई बुनियादी तौर पर ये लफ्ज़ किस ज़ुबान का है और उस ज़ुबान में इसके मीनिंग क्या हैं और इस ज़ुबान में ये वर्ड कैसे आया है। तो बाज़ औक़ात टॉपिक इस तरह से भी स्टार्ट होता है। जैसे कंप्यूटर है तो मैं बात शुरू करूं, अगर लिंग्विस्टिक रेफरेंस है तो इंग्लिश वर्ड है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है हिसाब किताब करना। तो तारीख़ में हम जानते हैं हिसाब किताब करना आसान काम नहीं होता था। एक मशीन बनाई गई जिसकी मदद से हिसाब किताब किया जाता था, इसे एबेकस कहते थे। और उसके बाद फिर यहाँ से बात शुरू हुई। तो आपको क्या मिल गया, एक लिंग्विस्टिक रेफरेंस भी मिल गया और उसकी हिस्ट्री और ओरिजिन भी मिल गया। तो इंट्रोडक्शन में आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, ये सारी चीज़ें आपने ले ली, मगर एक बात का ख्याल रखें, डू नॉट गिव डिटेल ऑन इट। क्यों? हेयर इन इंट्रोडक्शन में इसकी डिटेल ना दें, सिर्फ रेफरेंस दें, ठीक है ना। क्योंकि डिटेल कहाँ देनी है आपने, मेन बॉडी ऑफ द एसे में। फिर वहाँ क्या लिखोगे भाई? इंट्रोडक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट्स जो उस टॉपिक की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में एक दो जुमले, या उसकी ओरिजिन या हिस्ट्री के बारे में, या लिंग्विस्टिक रेफरेंस, या इस तरह से उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, जस्ट फ्यू स्टेटमेंट्स, because you have to gather the interest and the attention of the reader। हाँ, अब इनकी डिटेल आएगी मेन बॉडी ऑफ द लेटर में। तो इंट्रोडक्शन में अगली चीज़ जो आएगी वो क्या है, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मुलेट द थीसिस स्टेटमेंट। बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट दे दिया, अब थीसिस स्टेटमेंट देना है। इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है उसका लास्ट सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, थीसिस स्टेटमेंट। क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस हुक है, उसने तो रीडर की अटेंशन को ग्रैब किया। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस, और याद रखें 5-6 सेंटेंस से ज़्यादा का ना हो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। लास्ट सेंटेंस जो होगा वो क्या काम कर रहा होगा, वो एक्चुअली रीडर को एक मर्तबा फिर जगाएगा थीसिस स्टेटमेंट के ज़रिए कि अगला पैराग्राफ भी तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, वरना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। थीसिस स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, डिफाइन योर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट। यानी अपनी बात को जो आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में दी है उसे इस तरह से लपेटेंगे कि एक आर्ग्यूमेंट डेवलप हो जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट हो, कि असल में हमें बात इस टॉपिक पर करनी है, ठीक है ना। ये सब कुछ कर लेने के बाद आप इंट्रोडक्शन से आ जाएंगे बाहर और दाखिल हो जाएंगे मेन बॉडी में। मेन बॉडी में क्या चीज़ है, बड़ी आसान बात है भाई। मेन बॉडी में अभी आपने जो चीज़ें बयान की थी, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है इंट्रोडक्शन में, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को और उन्हीं इन्फॉर्मेशन को डिटेल में बयान करना है, विद एग्जाम्पल्स, विद आर्गुमेंटेशंस, विद कोट्स, विद एवरीथिंग एल्स। तो अब आप आ जाएंगे मेन बॉडी में। तो आप क्या करेंगे, मैप आउट करेंगे, मैप आउट द कंटेंट। मैप आउट द कंटेंट, पहली बात तो बता दूं, ये बड़ी आसान सी बात है इंट्रोडक्शन देने के बाद। अब आप उस, मैंने शुरू में कहा था ना पिछले लेक्चर में, कि टॉपिक से रिलेटेड आप सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ें गैदर करेंगे, चंद सेंटेंसेस गैदर करेंगे, इनको मैप आउट करना है, किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ रखना है, किसको लेना है, किसको छोड़ना है, पूरा मैप बनाएंगे आप। ये सारा काम रफ में हो रहा है।
फेयर तो आप आखिर में करेंगे भाई, शुरू शुरू में सीखने के लिए तो करना पड़ेगा। नंबर 1, आपको क्या चाहिए? आर्ग्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, जो आपके थीसिस स्टेटमेंट ने डेवलप किया है। आर्ग्यूमेंट ही नहीं है तो बात किस पर हो रही है भाई? नंबर 2, आपके पास क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए भाई, बगैर एविडेंस की बात नहीं होगी। एविडेंस, अब एविडेंस इस सूरत में भी हो सकता है कि कोई स्टैटिस्टिकल फैक्ट आपने दे दिया, एविडेंस इस सूरत में भी हो सकता है कि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आपने दे दिया कि देखें ऐसा हुआ था, ये तो तारीख में सबको पता है। एविडेंस में आप रेफरेंस भी दे सकते हैं, फला बुक में फला पेज नंबर पर फला ने ये अल्फाज कहे हैं सॉरी। और फिर डिटेल में आप एग्जाम्पल्स भी ला सकते हैं, अच्छी एग्जाम्पल्स भी ला सकते हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी ला सकते हैं आप, बाकायदा शुमारियाती जदूल बनाकर, यानी स्टैटिस्टिकल चार्ट बनाकर भी पेश कर सकते हैं कि भाई देखो फैक्ट ये हैं, ठीक है ना। और जैसे कोरोना के ऊपर आप बता सकते हैं इटली में इतने अफराद मर गए और इतने अफराद मुतासिर हुए, और अमेरिका में इतने और चाइना में इतने, और ये स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स आपको देने होंगे और प्रूफ करना होगा अपनी बात को। लेकिन इन सब में क्वालिटी क्या होनी चाहिए? दे ऑल मस्ट सपोर्ट द थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट की इतनी इम्पोर्टेंस है कि एक एक लफ्ज़ आपने जो लिखा है डिटेल में, एविडेंस में, आर्गूमेंट में, स्टैटिस्टिकल फैक्ट में, वो आपके थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, ना कि उसके अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है ना। इसमें आप एक और काम भी कर सकते हैं, यू कैन मेक यूज ऑफ पैराग्राफ्स। कई पैराग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं आप, कोई पाबंदी नहीं है, 6-7 पैराग्राफ भी हो सकते हैं बॉडी में। पैराग्राफ्स एंड साइड हेडिंग्स, जाहिर है कि साइड हेडिंग्स की जरूरत, अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे हैं तो आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की हेडिंग लगाएंगे, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो जाहिर है कि आप साइड हेडिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं और करनी चाहिए। दूसरी बात, जो ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस होते हैं, बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपको अपनी बात आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिशन वर्ड्स या ट्रांजिशन फ्रेजेस कहलाते हैं। जैसे आप अपनी एक बात बयान करके जब दूसरी बात को कनेक्ट करते हैं उससे, तो दरमियान में आप कर सकते हैं ऑन दी अदर हैंड, या इन द सेम वाइल, है ना, या इस तरह से इन द सेम मैनर वी कैन से दैट, है ना। इस तरह से आप कंटिन्यू करने के लिए कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स लेकर आते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, है ना। तो इस तरह से, राइट। तो ये कनेक्टिंग या ट्रांजिशन वर्ड्स आपको चाहिए होते हैं। ये तो बात हुई जनाब बॉडी की, और आखिर में कंक्लूजन को किस तरह से लेकर आएंगे। इन सब चीज़ों के लिए आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक रीडिंग हैबिट नहीं होगी, आप कहाँ से लाएंगे डिटेल, कहाँ से लाएंगे एग्जाम्पल, कहाँ से लाएंगे स्टैटिस्टिकल फैक्ट, और कहाँ से लाएंगे आर्गूमेंटेशन? कुछ भी नहीं कर सकते भाई। रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है। आप अखबार में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स छपते हैं, वो एडिटोरियल्स पढ़ें, लोगों की आरा पता चलेंगी। आप मुख्तलिफ़ राइटर्स की बुक्स पढ़ें उन टॉपिक्स पर, ठीक है ना। इंटरनेट पर आर्टिकल्स छपते हैं, वो आर्टिकल्स आप पढ़ें। इंटरनेशनल और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल राइटर्स लिखते हैं, बहुत सारे नेटिव इंग्लिश राइटर्स भी लिख रहे होते हैं, उनको भी पढ़ें। जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना फ़ायदा। कंक्लूजन में क्या करेंगे भाई? कंक्लूजन के लिए एक पैराग्राफ काफ़ी होता है, और इसमें ये फाइनल पैराग्राफ है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये फाइनल पैराग्राफ है, इसके बाद आपको लिखने का चांस नहीं मिलेगा, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है। दूसरी बात ये कि आपने 2, 3, 4, 5 जितने भी आर्गूमेंट्स पेश किए हैं अपने बॉडी ऑफ द लेटर में, बॉडी ऑफ द एसे में,
आपने क्या करना है, आपने कनेक्शन शो करना है, कनेक्शन बिटवीन दी आर्ग्यूमेंट्स। आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके दरमियान कनेक्शन क्या है, ये ज़रूरी शो करना है कंक्लूजन में, ताकि आप कंक्लूड करें कि हाँ भाई जो मैंने आर्गूमेंट्स पेश किए हैं उसका इस टॉपिक से रेलेवेंस है या नहीं है। फिर आउटकम, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, नतीजा क्या निकल रहा है भाई, आपने इतनी बहस कर ली, इतना कुछ लिख लिया, तो आउटकम ऑफ योर एविडेंस, योर आर्गूमेंट, आपके आर्गूमेंट से फ़ायदा क्या हो रहा है, नतीजा क्या निकल रहा है ना। और फिर एक्सप्लोर, सबसे आखिरी सेंटेंस जो होगा आपका वो क्या करेगा, एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक। यकीन मानिए इस वक्त तो आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या करवा रहे हैं, नहीं बेटे, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप जब ऐसे लिखेंगे तो इन पॉइंट्स को सामने रखेंगे। अच्छा, आप नहीं लिखेंगे बल्कि पहला ऐसे तो मैं लिखवाऊंगा आपको, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट लेक्चर जो आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को अपने पास कॉपी करके सामने रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर देखते वक्त जो EW3 होगा उस वक्त मैं इस लेक्चर के तमाम पॉइंट्स को यूज़ करते हुए एक टॉपिक सेलेक्ट करूँगा, फिर उसका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बनाऊँगा, फिर उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में फिर उसी टॉपिक पर मेन बॉडी ऑफ दी ऐसे लिखूंगा, बोर्ड पे आपको लिख कर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर कंक्लूजन लिख कर दिखाऊंगा। तो ये ऐसे जब तक मैं आपको लिख कर नहीं दिखाऊंगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रहा हूँ, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ कर रहा हूँ, कैसी ग्रामर यूज़ कर रहा हूँ, क्या टेंस यूज़ कर रहा हूँ, कौन से कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहा हूँ, क्या खूबसूरती लेकर आ रहा हूँ अल्फाज की मदद से, तब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि हमें कैसे लिखना है। ठीक है ना, ये मुझे करके दिखाना पड़ेगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। शाद रहें, आबाद रहें।